हाय फ्रेंड्स, ब्लॉग नंबर 2 की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पोर्ट ब्लेयर पहुँच चुके थे और वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने सेल्यूलर जेल में जाने का प्लान किया। ये वही जेल थी जहाँ पर आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा जाता था और इसे ही काला पानी की सज़ा कहा जाता। इसे सेल्यूलर जेल का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि यहाँ पर जो रूम्स थे वो एक सेल्स की तरह थे और एक सेल में सिर्फ एक कैदी को रखा जाता था और उनको एक दूसरे के साथ मिलने की और बात करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी। उनको बहुत ही ख़राब हालत में रखा जाता था और उनकी हेल्थ और उनके खाने पीने के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण हज़ारों स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पर काला पानी की सज़ा के तौर पर भेजा जाता था, जिनमें कि विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, सचिंद्रनाथ सन्याल और महावीर सिंह प्रमुख थे। विनायक दामोदर सावरकर जी को यहाँ पर 10 साल रहना पड़ा था। उनको यहाँ पर 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। ये यहाँ का लॉकिंग सिस्टम था जिसको बंद करने के लिए किसी ताले की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और कैदी इसको कभी भी किसी भी तरीके से खोल भी नहीं सकता था। ये लोकेशन ऐसी थी कि यहाँ पर दिन में जाने में भी डर लगता है। यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखे हुए थे और साथ में एक यंत्र रखा हुआ था जिसको कि सज़ा देने के लिए यूज किया जाता था। जब जेल को बनाया गया था तो उस टाइम जेल में 7 बिल्डिंग्स थी। आज की डेट में 3 बिल्डिंग्स बच गई हैं और बाकी अर्थक्वेक के कारण और दूसरी कारणों से टूट चुकी हैं। मेरी बेटी को भी ब्लॉगिंग करने का शौक़ है तो उसने भी थोड़ी देर के लिए ब्लॉगिंग करने की कोशिश की। जेल को इस तरीके से बनाया गया था कि उसमें एक सेंट्रल टावर था जिससे कि एक सिंगल गार्ड पूरी जेल को देख सकता था। कैदियों को वहाँ पर इस तरीके से एक दूसरे से दूर रखा जाता था कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर जी जब जेल में गए थे तो उनको वहाँ पर जाने के 2 साल के बाद पता चला था उनके सगे भाई भी उसी जेल में थे। ये सचिंद्रनाथ सन्याल जी की जेल। स्वतंत्रता सेनानियों को वहाँ पर नारियल का तेल निकालने के लिए कहा जाता था और उसका एक कोटा फिक्स रहता था जो कि उनको करना ही करना था और अगर नहीं करने पर उनको बहुत ही भयंकर सज़ा दी जाती थी। सेंट्रल टावर से आसपास के सारे आइलैंड्स को आराम से देखा जा सकता था। अंग्रेज़ों ने उसको इस तरीके से बनाया था कि दूर से जो भी जहाज आते थे उनको आराम से देखा जा सकता। हमें कुछ शिप्स वहाँ पर पानी में जाते हुए दिखाई दिए। साथ में ऊपर से यहाँ का नज़ारा बहुत ही देखने लायक था। सेल्यूलर जेल की अभी सिर्फ 3 बिल्डिंग्स हैं लेकिन सभी की सभी बिल्डिंग्स में और सभी फ्लोर्स के ऊपर जाना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। जनवरी के महीने में भी वहाँ पर ऐसे गर्मी पड़ रही थी जैसे कि मई और जून के महीने में पड़ती है। हम वहाँ से फिर बाहर आ गए और उसके बाद फिर हम चल पड़े बीच देखने के लिए। 10 मिनट की राइड के बाद हम बीच में पहुंच गए थे और वहां पर पहुंचने के बाद बच्चों ने मस्ती करना स्टार्ट कर दिया। पानी को देखने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोनों बच्चे पानी के बीच में जाकर के नहाना चाहते थे बट वहां का पानी इतना भी अच्छा नहीं था कि उसमें जाकर के नहा सकें। बहुत से लोग वहां पर वाटर एक्टिविटीज़ बोटिंग वगैरह कर रहे थे। हमारे ड्राइवर का कॉल आ रहा था बिकॉज़ हमें फ्लैग पॉइंट के ऊपर जाना था और उसके बाद फिर हमारी नाइट शो की टिकट्स थी तो अभी हम वहाँ के लिए जाने वाले थे। उससे पहले हमने वहाँ पर मैंगो चाट खाई और नारियल पानी पिया जो बहुत ही टेस्टी था। अभी हम फ्लैग पॉइंट जाने वाले थे और ये वो जगह है जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में इंडिया का फ्लैग फर्स्ट टाइम लहराया था और इंडिपेंडेंस की घोषणा की थी। तो ये वो पॉइंट था जो कि इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले ही इंडिपेंडेंट हो गया था। यहाँ पर जाकर के हमने कुछ फ़ोटो वीडियोज़ वगैरह लिए। बहुत से लोग यहाँ पर शाम के टाइम आकर के बैठे हुए थे और यहाँ पर नज़ारा बहुत ही अच्छा था। हमारा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पर इवनिंग के टाइम बहुत अच्छा मौसम बना हुआ था और साथ में वेव्स जो आ रही थी उनको देखने का मज़ा एक अलग ही था। नाइट शो में मोबाइल वीडियोज़ बनाना अलाउड नहीं था
वहाँ पर वो सारी चीज़ें दिखाई गई थी, जिस तरीके से सेनानियों को रखा जाता था और उनके साथ किस तरीके का बिहेवियर किया जाता था। वो सब देखने के बाद पता चलता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी मुश्किलें सही थी।